नमस्कार दोस्तों, यूपी ग्लोबल कोचिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले 3 लेक्चर जो है प्रोवाइड कर दिए गए हैं चैनल पर। वहाँ वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो है चौथे लेक्चर को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पहले काइंड की ओर चलते हैं, पहले टाइप की ओर चलते हैं। पहला टाइप है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इसके बारे में जो है काफ़ी एरर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम इसके लिए एक चार्ट के माध्यम से जो है और अच्छी तरीके से इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो मैं आपके लिए इसकी केस चार्ट की तरफ ले चलता हूँ। तो चलिए, तो देखिए, आप देख रहे हैं ये जो चार्ट है, टेबल है, ये पर्सनल प्रोनाउन की है। अब हम इसको विस्तार से जो है समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और इनके जो है पर्सन्स हम जो है डिवाइड करेंगे। कितने पर्सन्स होते हैं सबसे पहले। तो पहला होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। और दूसरा होता है हमारा सेकंड पर्सन। तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो आपने देखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन। तो हम जो भी बातचीत करते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम जो है कुछ पर्सन से बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं और सेकंड पर्सन में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, थर्ड पर्सन में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, वो मैं आपके लिए बताते हुए चलता हूँ। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे जो आते हैं सब्जेक्टिव केस में, वो होते हैं आई और ही। और सेकंड पर्सन में यू यानी कि तुम। और थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं ही, शी, दे और हमारा इट। ये जो है हमारे थर्ड पर्सन है। तो दोस्तों, ये जो केस है ये सब्जेक्टिव केस है, यानी कि कर्ता के रूप में ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अगर आप आई का यूज़ करेंगे तो वो सब्जेक्ट के रूप में होगा, चाहे सेंटेंस में कहीं पर भी हो। और बी का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। उसी प्रकार से यू है हमारा, ये भी जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा, कर्ता के रूप में। उसी प्रकार से ही है, शी है, दे है और इट है, ये सभी जो है कर्ता के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यानी कि कर्म कारक क्या होता है। तो देखिए बेटा, आई का हमारा होता है मे। अगर हम आई को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो उसका केस बनेगा मी। अगर हम बी को ले जाते हैं ऑब्जेक्ट में तो इसका ऑब्जेक्टिव केस अस बनेगा। तो ये हमारे जो हैं फर्स्ट पर्सन है, मी और अस। और अब आ जाते हैं सेकंड पर्सन पर। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में यू का ध्यान दें, यू का हमेशा यू ही रहता है। और इसी प्रकार से चलेंगे हम थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में अगर हम ही को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, तो इसका बनेगा हिम। उसी प्रकार से सी का अगर हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, यानी कि कर्म के स्थान पर रखेंगे, तो उसका बनेगा हर। उसी प्रकार से दे को, दे का जो हमारा बनेगा ऑब्जेक्टिव केस देम बनेगा। उसी प्रकार से हमारा इट है, तो इट का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो इट ही रहेगा। तो आपने देखा
कि सेकंड पर्सन जो हमारा यू है वो सब्जेक्ट के स्थान पर भी और आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी सेम रहता है, लेकिन आपने देखा आई और वी बदल जाते हैं। जब ऑब्जेक्ट में पहुंचते हैं तो मी बन जाता है और वी का अस बन जाता है। उसी प्रकार से ही का हिम बन जाता है, शी का हर बन जाता है, ते का देम बन जाता है और इट का इट ही रहता है हमारा जब हम ऑब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं इसका सब्जेक्ट के रूप में। तो अब आगे देखिए इसका पसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा। तो हमारा पसेसिव एडजेक्टिव होगा माई। आई का माई होगा और वी का क्या होगा, आवर होगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर प्रोनाउन की बात चल रही है। तो अगर मेरी कोई चीज है तो वो क्या है, एक विशेषता है कि वो मेरी है। हमारी कोई चीज है, एक विशेषता है कि वो हमारी है, तो इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं माई और आवर। और इसका होता है यू का सेकंड पर्सन का आपका योर। और उसी प्रकार से ही का जो पसेसिव एडजेक्टिव होगा बेटा वो होगा हिज। उसी प्रकार से सी का हर ही रहता है, जैसे हर बुक, हर पेन। उसी प्रकार से दे का जो रहेगा वो देयर रहेगा। और हमारा इट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ये हमारे जो है पसेसिव एडजेक्टिव हैं। उसी प्रकार से पसेसिव प्रोनाउन क्या बनेंगे इसके, तो आई का क्या बनता है बेटा, माइन। ठीक है, और वी का क्या बनेगा, आवर। उसी प्रकार से यू का क्या बनेगा, योर हो गया है आपका पसेसिव एडजेक्टिव और इसका बनेगा योर। उसी प्रकार से थर्ड पर्सन में आ जाइए तो आपका क्या बनेगा, इसका बनेगा आपका प्रोनाउन हिम और इसका हर ही रहेगा। ठीक है, और दे का आपका क्या बन जाएगा, देम। अब आ जाइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या करेंगे बेटा, आई का क्या बन जाता है, माई सेल्फ। और बी का आवर सेल्फ। सेल्फ। और उसी प्रकार से सेकंड पर्सन यू का योर सेल्फ। सेल्फ। और उसी प्रकार से ही का हमारा बन जाएगा हिमसेल्फ। उसी प्रकार से हर सेल्फ। और हमारा इट है, दे है सॉरी, तो दे का देम सेल्फ। सेल्फ। और उसी प्रकार से हमारा बन जाएगा इट का इट सेल्फ बन जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि पर्सनल प्रोनाउन के जो केस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बेटा ध्यान से इस टेबल का जो है अध्ययन करें और आपकी समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्टिव केस में कौन से प्रोनाउन रखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कौन से प्रोनाउंस रखे जाते हैं, पसेसिव केस में कौन से प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव केस में कौन से प्रोनाउन रखे जाते हैं। तो बेटा जो है आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, हम पर्सनल प्रोनाउन को समझ चुके हैं, अब नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट काइंड की तरफ। तो देखिए सबसे पहला इसके बाद जो है पर्सनल के बाद हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है, जिस प्रोनाउन से कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट ना होती हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एनी, समथिंग, एनीबडी आदि। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन से ये बात पता पड़ती है
कि जिस प्रोनाउन से कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु वो निश्चित तरीके से स्पष्ट नहीं हो रही है तो वहाँ पर जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। जैसे एनी है, एनी का मतलब होता है कोई। क्या होता है? कोई होता है। तो कोई मतलब कोई व्यक्ति। यहाँ पर क्या है, वो बात जो है निश्चित नहीं हो रही है, यानी कि अनिश्चित है। उसी प्रकार से समथिंग, कोई वस्तु। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कोई निश्चित नहीं है। तो ये जो प्रोनाउन है, एनी है, समथिंग है और एनीबडी है, तो इस तरीके के जो प्रोनाउन होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं, उदाहरण है आपका। जैसे पहला उदाहरण दिया है, नो वन नोज हिम। कह रहे हैं नो वन नोज हिम, मतलब उसे कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर नो वन आया है, तो नो वन का मतलब कोई होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो इंडेफिनिट है, अर्थात अनिश्चित है। तो ये जो नो वन प्रोनाउन है वो कौन सा है? आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। उसी प्रकार से यहाँ दिया गया है, समथिंग वाज मिसिंग। समथिंग वाज मिसिंग अर्थात कुछ छूटा है, यानी कि कुछ कोई चीज़ जो है मिस हो गई है। तो समथिंग मतलब कोई चीज़ या कोई वस्तु, यहाँ पर कोई निश्चित नहीं हो रही है, इसलिए जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट काइंड की ओर। तो देखिए अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभागासूचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा से समझते हैं हम क्या है इसका मतलब। जिस प्रोनाउन का प्रयोग करें कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाए वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आइदर, ईच, नाइदर आदि। यानी कि कुछ व्यक्ति या वस्तुएं हैं तो उनमें से प्रत्येक के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। मान लीजिए एक समूह है, उसमें कई सारे लोग हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम यूज़ किया जाएगा वो जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो पहला है जैसे नन कुड लिफ्ट द लॉग, अर्थात जो लट्ठा था कोई नहीं उठा सका। तो यहाँ पर जो नन दिया गया है तो वहाँ सारे लोग हैं और प्रत्येक के लिए नन का यूज यहाँ पर हो रहा है। तो मतलब उन लोगों में से किसी भी व्यक्ति पर जो है वो लट्ठा नहीं उठा, अर्थात उस लट्ठे को नहीं उठा सका। तो यहाँ नन जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगला है नाइदर ऑफ देम विल अराइव। कह रहे हैं कि उनमें से कोई नहीं आए, मतलब उनमें से कोई नहीं आएगा। अराइव का मतलब पहुंचना, आना। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ है, नाइदर दिया गया है, तो यहाँ पर सारे लोगों की बात हो रही है, प्रत्येक के लिए, मतलब कोई भी चीज निगेटिव बात हो रही है, उनमें से कोई नहीं आएगा। कोई भी नहीं मतलब सारे लोगों में से, प्रत्येक के लिए बात चल रही है। तो ये बेटा जो नाइदर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, अर्थात इसे वितरणवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगले काइंड की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए वह सर्वनाम जिससे यह प्रकट हो कि कार्य का प्रभाव कर्ता यानी कि सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो दोस्तों एग्जामिनर जो है कहना चाह रहा है आपसे, ये कहना चाह रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग यानी कि उसका जो भी जितना भी भार है वो खुद सब्जेक्ट पे पड़े तो वो जो है क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे पहला एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन, कहने के बच्चे, हिड छिपने के लिए आता है, देमसेल्फ मतलब अपने आप को। कह रहे हैं द चिल्ड्रन हिड देमसेल्फ, कह रहे हैं कि बच्चों ने खुद को क्या कर लिया? छिपा लिया। तो यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए देमसेल्फ यूज हुआ है। रिफ्लेक्सिव केस मैंने अभी आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत पीछे पढ़ाया था, आप समझेंगे उसके लिए। तो वहाँ पर मैंने देमसेल्फ लगाया था, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वहाँ पर। तो ये जो है खुद के लिए उन्होंने क्या कर लिया? बच्चों ने छिपा लिया। तो बच्चों के लिए जो देमसेल्फ यूज हुआ है बेटा ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस है आई विल डू इट माई सेल्फ, कह रहे हैं मैं इसे जो है स्वयं करूँगा या करूँगी। तो मैं इसे स्वयं करूँगी,
तो देखो खुद पर ही प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर जो आई है सब्जेक्ट है यहाँ पर, और आई खुद जो है कोई काम कर रहा है, तो उसका जो है प्रभाव कर्ता पर भी पड़ रहा है। अर्थात ये जो माई सेल्फ है, माई सेल्फ हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके अगले टाइप की ओर। तो देखिए अगला टाइप हमारा चौथा रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। कह रहे हैं कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी संज्ञा अर्थात नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए होता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पर दिया गया है कि कोई कोई मान लीजिए सेंटेंस है, दो सेंटेंस हैं, और दोनों सेंटेंस के लिए जोड़ने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता होती है। तो जो कंजक्शन होते हैं वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। हम अब जो है कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पहला उदाहरण दिया गया है, डिड आई नो द गर्ल हु केम, कह रहे हैं कि देयर, कह रहे हैं कि डिड आई नो, क्या मैं जानता था, द गर्ल कह रहे हैं उस लड़की को, हु केम देयर, जो वहां आई, कह रहे हैं क्या मैं उस लड़की को जानता था जो वहां आई। तो यहाँ पर बेटा जो लड़की के लिए मतलब क्या पर हु यूज हुआ है यहाँ पर। तो हु क्या है, एक कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर, इससे रिश्ता बता रहा है इस जगह से इसका। तो यहाँ पर जो हु है यहाँ पर आपका कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और उसी तरीके से दूसरा उदाहरण है आपका एग्जाम्पल है, आई डोंट नो वेयर आर द बॉयज हु वांटेड टू सी मी, कह रहे हैं मैं नहीं जानता वो बच्चे वो लड़के कहाँ हैं जो मुझे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा हु यूज हुआ है, तो यहाँ भी जो है इसका संबंध जो है बता रहा है, जोड़ रहा है। तो ये जो प्रोनाउन है आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब चलते हैं हम अगले टाइप की ओर। तो चलिए अगला टाइप आ रहा है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग, कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन दी है इसकी, ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कह रहे हैं एक सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे प्रश्नवाचक प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप, पहला है हमारा हु इज सी। हु इज सी अर्थात वह कौन है। तो यहाँ पर हु जो यूज किया गया है, कौन है मतलब कोई प्रश्न किया गया है, किसी के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्न कर रहा है हु, तो ये जो है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और अगला सेंटेंस है आपका विच इज योर हाउस, कह रहे हैं कि तुम्हारा जो घर है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कौन सा है मतलब एक प्रश्न किया गया है। तो यहाँ विच से जो है विच वर्ड से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो ये जो है आपका विच क्या है, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी जो शब्द हैं, जितने भी जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं, वो सारे जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए व्हाट इज योर नेम, इस तरह से भी कोई सेंटेंस हो सकता है, प्रश्न पूछा जा रहा है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पर जो कोई प्रश्न किया गया है, तो व्हाट जो वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड है। तो ये जो प्रोनाउन आएगा वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आएगा, व्हाट आपका। तो इस तरीके से व्हाट है, हु है, विच है, व्हेन है, वेयर है, ये सारे वर्ड्स जो है, वाई है, ये सारे हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो देखिए अगला टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से हम जानते हैं। जो सर्वनाम दो व्यक्तियों तथा व्यक्तियों में परस्पर संबंध व्यक्त करे, यानी कि दो व्यक्ति हैं या दो से अधिक व्यक्ति हैं, उनमें समान रूप से संबंध व्यक्त करे, संबंध को बताए, तो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की दृष्टि से आप देखिए, जैसे द टू फ्रेंड्स रियली लव्ड ईच अदर, कह रहे हैं कि दो मित्र वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर बेटा दिया गया है कि ईच अदर दिया गया है, और ये दो फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर टू फ्रेंड्स हैं। तो आप देख रहे हैं दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, उनके बीच जो वर्ड संबंध व्यक्त कर रहा है, यानी कि संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर ईच अदर बता रहा है। तो बेटा ये जो प्रोनाउन है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस देखिए, दोज थ्री फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर, कह रहे हैं कि उन तीनों मित्रों ने एक दूसरे की मदद की। तो बेटा यहाँ देख रहे हैं कि दोज थ्री फ्रेंड्स, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, देख रहे हैं आप, ये व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं, और इनका संबंध जो है वन अनदर से हो रहा है। तो ये संबंध को व्यक्त कर रहे हैं वन अनदर, तो ये वन अनदर हैं, ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रोनाउन की ओर। देखिए अगला है आपका पसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, अधिकारवाचक सर्वनाम। कह रहे हैं कि सर्वनाम जिससे अधिकार या स्वामित्व के भाव का बोध हो उसे पसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। कह रहे हैं कि अधिकार या स्वामित्व का मतलब होता है जिन चीज़ों पर, जिन वस्तुओं पर आपका अधिकार है, अर्थात जो तुम्हारी हैं। तो वो जो वर्ड हैं वो आपके पसेसिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे आपका दिया है माइन, योर्स, हर्स, मेरा, तुम्हारा, उसका, यानी कि मेरा घर या तुम्हारी चाबी या उसके कपड़े। तो ये जो क्या है, अधिकार हो रहा है कि मेरा किस चीज़ पर अधिकार है, तुम्हारा किस चीज़ पर अधिकार है, उसका किस चीज़ पर अधिकार है। तीनों पर्सन यहाँ खोल दिए गए हैं। तो ये जो है हमारे तीनों ही पसेसिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे पहला है दिस बुक इज माइन, कह रहे हैं ये जो किताब है वो किनकी है, माइन, मेरी है, ये जो किताब है मेरी है। तो यहाँ पर जो माइन वर्ड यूज किया गया है तो उस किताब पर अधिकार जमाने के लिए किया गया है, स्वामित्व जमाने के लिए किया गया है। तो ये जो माइन वर्ड है बेटा, मैंने आपको बताया पहले भी, ये आपका पसेसिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार से सेकंड है दीज फ्रेंड्स आर योर्स, कह रहे हैं ये जो मित्र हैं वो तुम्हारे हैं, आपके हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि दीज फ्रेंड्स दिया गया है और योर्स दिया गया है। तो योर्स क्या है, योर्स तुम्हारा उन मित्रों पर क्या है, अधिकार है, ठीक है बेटा। तो अधिकार यहाँ स्वामित्व पता पड़ रहा है तीनों मित्रों पर, किस वर्ड से, योर्स से। तो योर्स जो है आपका पसेसिव प्रोनाउन है दोस्तों। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, यानी कि जो शब्द किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने डेफिनेशन खोला है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, कह रहे हैं कि जो संकेतवाचक सर्वनाम हैं वो किसी स्पेसिफिक, यानी कि किसी विशेष वस्तु की ओर संकेत करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे दिया है इन्होंने, उसे क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, कोई स्पेसिफिक चीज यानी कि कोई विशेष चीज की ओर। जैसे दिस है हमारा, ये जो वर्ड है ये आपका जो है संकेत के लिए यूज होता है। जैसे दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यानी कि ये जो किताब है वो पास में पड़ी हुई है, कहाँ है, पास में है। तो यहाँ पर बेटा एक संकेत दिया जा रहा है कि ये जो पास में किताब है वो क्या है, वो किताब जो है एक इशारा करने के लिए, उस किताब की ओर जो इशारा करने के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है कि यह एक किताब है। तो ये जो वर्ड है ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार से दैट है, जैसे दैट इज ए हैट, तो दैट वहां पर जो इशारा करने के लिए बताया जा रहा है दैट इज ए हैट, वो मेरा हैट है।
तो वहाँ पर दैट जो यूज़ हुआ है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार से दीज बहुवचन के लिए आता है, दोज बहुवचन के लिए आता है, पास की और दूर की वस्तुओं को इशारा करने के लिए, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ हम जो है इनका यूज़ देख लेते हैं, सेंटेंसेस में यूज़ दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड इन सेंटेंसेस, ठीक है, इनका प्रयोग वाक्यों में कैसे हो रहा है। जैसे दिस इज माय फेवरेट शर्ट, कह रहे हैं ये है दिस इज माय फेवरेट शर्ट, मतलब ये जो मेरी कमीज है वो मेरी पसंदीदा है, फेवरेट है मेरी। तो यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है, एक स्पेसिफिक थिंग की ओर इशारा किया जा रहा है कि ये जो शर्ट है केवल यही शर्ट। तो यहाँ पर बेटा जो दिया गया है दिस, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार से आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट दैट इज, वह क्या है, बट इट, लेकिन ये, डेफिनेटली इजंट फ्रेंडली, लेकिन ये निश्चित रूप से फ्रेंडली नहीं है। अर्थात मैं नहीं जानता हूं कि वह क्या है, लेकिन ये निश्चित रूप से जानता हूं कि वो फ्रेंडली नहीं है, अर्थात वो मित्रवत नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा जो यूज किया गया है दैट, तो ये दैट जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस है आई नीड यू टू फिक्स दीज, कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए क्या है, नीड है, आवश्यकता है आपकी, तब मैं इन चीज़ों को फिक्स कर पाऊंगा। तो दीज कोई चीज़ें हैं और वो स्पेसिफिक थिंग्स हैं, तो वहाँ पर जो है जो दीज यूज किया गया बेटा वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब चलते हैं अगले काइंड की ओर, देखिए लास्ट है हमारा 10वां इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउंस मतलब गहन सर्वनाम कौन से होते हैं, मैंने आपको रिफ्लेक्सिव पढ़ाया था, तो वहाँ पर जो है वो उसी से संबंधित होता है। जब कर्ता का कार्य स्वयं कर्ता पर ही प्रभाव डालता है तो वो जो है इंटेंसिव के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर दे रहे हैं फिर से भी, इंटेंसिव प्रोनाउंस रिफर बैक टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऐड एम्फेसिस, अर्थात कर्ता पर जो है बैक जो है वापस से जो है जोर डालें, एम्फेसिस करें, तो वो कौन से होते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं, अर्थात गहन सर्वनाम होते हैं। आगे कह रहे हैं कि इंटेंसिव प्रोनाउंस आर आइडेंटिकल इन अपीयरेंस टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, और ये जो इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं, निश्चित रूप से बिल्कुल वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पर इंटेंसिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे माई सेल्फ, मैंने बताया था आई डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूँगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है, माई सेल्फ दिया गया है, तो माई सेल्फ खुद आई पर जोर डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, तो ये बेटा जो है इंटेंसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा, अर्थात आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये आता है। योर्स है, हरसेल्फ है, हिमसेल्फ है और इटसेल्फ है, तो मैंने आपके लिए डिटेल्स में बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत। उसी प्रकार से आवर सेल्फ है, देम सेल्फ है। अब कुछ इन्हें हम सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आई बिल्ट माई हाउस माई सेल्फ, मैंने अपना घर खुद बनाया। तो देखो आई है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में लाया गया है, और माई सेल्फ मतलब खुद, तो मतलब मैंने खुद जो है अपने घर को बनाया है, तो मतलब मैं पर जो खुद का जो है जोर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे खुद का जोर पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार से दीज चिल्ड्रन मेड द कुकीज देमसेल्फ, कह रहे हैं कि इन बच्चों ने जो है खुद जो है इन कुकीज को बनाया। तो यहाँ पर देख रहे हैं देमसेल्फ बेटा यूज किया गया है, ये जो है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी प्रकार से ऑफन द स्ट्रेस ऑफ गिविंग ए स्पीच इज वर्स देन द स्पीच इटसेल्फ, तो यहाँ पर जो बेटा इटसेल्फ दिया गया है, तो इटसेल्फ हमारे क्या है, ये हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों मैंने जो है आपके लिए सारे काइंड्स आपको जो है बताए हैं, 10 काइंड्स को जो है मैंने पिछले लेक्चर में छोड़ा था, आपको टेबल दिखाई थी, और वो सारे जो है प्रोनाउन को डिफाइन किया गया है, उनके डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हुए आए हैं तो शायद जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं जो है आपके लिए अगला लेक्चर जो है बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं। तो हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही होगा, जैसे कि हमने नाउन को पढ़ा है, अब जो है प्रोनाउन को पढ़ा है, इसी तरीके से हमारा वर्ब या एडवर्ब का जो है चैप्टर आने वाला है। तो दोस्तों इसी तरीके से प्रेम देते रहिएगा, और वीडियो आज की अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें,
और शेयर भी जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।